नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा मंथन की यह टेस्ट सीरीज चल रही है। 1000 एमसीक्यू है दोस्तों। परीक्षा मंथन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए 1000 एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है। तो करंट अफेयर के प्रश्न आप लोग को बताए जा रहे थे। करंट अफेयर के राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है वो आपको बताया जा चुका है। अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखेंगे और यह 1000 एमसीक्यू है दोस्तों। आप लोग देख लीजिए, यह पूरा का पूरा बुक है जो मैं 24 अक्टूबर तक मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। परीक्षा मंथन का नया प्रयास है और यह यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 यह बुक है। 1000 एमसीक्यू है जिसमें आप लोग देख लीजिए, यह सब सारे विषय दिए गए हैं इसमें। करंट अफेयर्स, भारतीय इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, नगरीकरण, जनसंख्या, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, अर्थव्यवस्था एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। कुल मिलाकर 7 भाग हैं, तो सातों भाग मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो पहली सीरीज तो कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा मंथन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1000 एमसीक्यू करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय घटना तो हो चुका है, अब अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं। देखिए प्रश्न है, भारत को अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने का अवसर कितनी बार प्राप्त हुआ है? तो विकल्प सी 10 बार। 10 बार प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने का अवसर कितनी बार मिला है? तो 10 बार मिला है। 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इस तरह से सदस्यता अध्यक्षता करने का अवसर कितनी बार मिला है? तो 10 बार मिला है। अगस्त 2021 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की। इस वर्ष भारत का 10वां मौका था। पहली बार जून 1950 में, दूसरी बार 1967 में, तीसरी बार 1972 में, चौथी बार अक्टूबर 1977 में, पांचवी बार 1985 में, छठवीं बार अक्टूबर 1991 में, सातवीं बार 1992 में और आठवीं बार अगस्त 2011 में, नवीं बार 2012 में। यह सब याद नहीं करना है, बस यह याद कर लीजिए पहली बार कब किया था और अंतिम बार कब किया था 2021 में, और कितनी बार कर चुका है अब तक। 10वां मौका है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। बस इस तरह याद करिएगा। भारत बीते 75 वर्षों में कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता हासिल करने में कामयाब रहा है? अस्थायी सदस्यता कितनी बार मिला है भारत को सुरक्षा परिषद में? तो यहाँ पर भी ऑप्शन में है, तो देखिए 8 बार। 8 बार सदस्य बना है भारत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, विकल्प बी। और 10 बार अध्यक्षता किया है। भारत को 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था। बीते 75 वर्षों में 8वीं बार भारत इसका अस्थायी सदस्य बना है। भारत दिसंबर 2022 में एक बार फिर इस पद पर आसीन होगा। मौजूदा अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनके नाम देख लीजिए, याद करने लायक है तो याद कर लीजिए। भारत, एस्टोनिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीशिया और वियतनाम। तो यह सब चीज़ें याद कर लीजिए। कुल मिलाकर जो महत्वपूर्ण देश है जरूर याद कर लीजिएगा। भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, ये नाइजर और ट्यूनीशिया, वियतनाम, ये सभी हैं जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा बढ़ाने और समुद्री व्यापार और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान समेत कितने सिद्धांत पेश किए हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी जो है समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और समुद्री व्यापार और विवादों को शांतिपूर्ण समाधान समेत कितने सिद्धांत पेश किए हैं? तो 5 सिद्धांत मोदी जी ने पेश किए हैं। 5 सिद्धांत, 5, विकल्प बी। प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2021 में समुद्री व्यापार और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान समेत 5 सिद्धांत पेश किए हैं जो इस प्रकार हैं। वैध समुद्री व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करना, समुद्री विवादों का निपटारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के आधार पर हो। और फिर तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं व आतंकियों द्वारा उत्पन्न खतरों का मुकाबला वैश्विक समुदाय मिलकर करे। चौथा है समुद्री पर्यावरण एवं संसाधनों का संरक्षण किया जाए। पांचवा है समुद्री संपर्क को और प्रोत्साहित किया जाए। जिनको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता जा रहा हूं, आप लोग जान लीजिए कि यूट्यूब पर इस प्रकार की सुविधा है कि आप हमारी आवाज़ को स्लो भी कर सकते हैं और फिर तेज भी कर सकते हैं। इस यूट्यूब पर सुविधा है इस प्रकार। आप 3 बटन जो दिया गया है ऊपर जब जाएंगे तो आप हमारे आवाज़ की जो रफ्तार है वह घटाव बढ़ा सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। हाल ही में भारत और चीन के बीच 12वें दौर की वार्ता में किस स्थान से चीन के सैनिकों को वापसी संबंधी समझौता हुआ है? तो 12वें दौर की जो वार्ता हुई थी, किस स्थान से चीन के सैनिकों की वापसी संबंधी समझौता हुआ है? तो हॉट स्प्रिंग गोमरा, विकल्प सी।
जुलाई 2021 में भारत और चीन के बीच 12वें दौरे की वार्ता संपन्न हुई। इस बातचीत में भारत ने साफ तौर पर चीन से हॉट स्प्रिंग और गोगरा और अन्य टकराव के बिंदुओं से अपने सैनिकों और हथियारों को तुरंत हटाने संबंधी मुद्दे को रखा। गौरतलब है कि 11वें दौरे की बातचीत अप्रैल 2021 में 13 घंटे तक चली थी, जो बेनतीजा निकली। लेकिन 12वें दौर की जो वार्ता थी वह उसका नतीजा निकला और हॉट स्प्रिंग गोगरा से चीन के सैनिकों की वापसी हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कब तक अफगानिस्तान से सैन्य वापसी का समझौता किया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और यह आपका डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं शायद। तो यह आप देख लीजिएगा। इसका जो सही विकल्प है विकल्प सी 11 सितंबर 2021। बाइडेन ने घोषणा किया था कि 11 सितंबर 2021 तक जो भी अमेरिकी सैनिक हैं वह अफगानिस्तान से आ जाएंगे। 11 सितंबर 2021 और 15 अगस्त तक आते आते पूरा तालिबान ने पूरा कब्जा ही कर लिया अफगानिस्तान पर, यह आपको पता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 11 सितंबर 2021 तक ईरान से सैन्य वापसी करने की घोषणा की है। हालांकि इराक नहीं है, अफगानिस्तान है। क्या रुकिए देख लूँ, इराक है अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान और इराक से, यह इराक नहीं अफगानिस्तान ही समझिए। अब पता नहीं किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है, इराक और अफगानिस्तान दोनों लिखा है। तो यहाँ देखिए 11 सितंबर तक घोषणा किया है। हालांकि अमेरिका सैन्य वापसी की प्रक्रिया के दौरान तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न देखिए, उइगर मुसलमानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उइगर मुसलमान वह होते हैं जो चीन के एक प्रांत में रहते हैं और इनकी स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है। तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो उइगर मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह हैं जिनकी उत्पत्ति मध्य एवं पूर्वी एशिया से मानी जाती है। तो यह सत्य है, बिल्कुल सत्य है ये। दूसरा देखिएगा बी, उइगर मुसलमानों को चीन में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 55 जातीय अल्पसंख्यक समुदायों में से एक माना जाता है, यह भी सही है। ये चीन के सिंजियांग प्रांत में बहुतायत में रहते हैं, यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी मतलब विकल्प डी, ये तीनों कथन जो लिखा है उइगर मुसलमानों के बारे में, यह सही है। हाल ही में इनमें से कौन सा देश ईरान की फरजाद बी गैस फील्ड से बाहर हो गया है? तो ईरान जब भारत की नज़दीकियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका से बढ़ी हैं तो ईरान ने फरजाद बी गैस से भारत को बाहर किया हुआ है। तो यह विकल्प सी जो है भारत। चीन का ईरान के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत के विदेश मंत्रालय ने, चीन का ईरान से प्रभाव बढ़ा है और भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका से बढ़ते प्रभाव के कारण विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि ईरान की फरजाद बी गैस फील्ड से भारत बाहर हो गया है। वर्ष 2020 में किस देश ने गर्भपात संबंधी नियमों में संशोधन करने हेतु गर्भपात का वैध करने संबंधी कानून पारित किया है? तो यह जो है गर्भपात को वैध किया है अर्जेंटीना ने, विकल्प बी। दिसंबर 2020 में दक्षिणी अमेरिकी देश अर्जेंटीना द्वारा गर्भपात संबंधी नियमों में संशोधन करने हेतु गर्भपात को वैध करने संबंधी कानून पारित हुआ है अर्जेंटीना में। अगला प्रश्न देखिएगा, G7 देशों के 47वें सम्मेलन में G7 देशों ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विरुद्ध कौन सी योजना का प्रस्ताव पेश किया? तो चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके विरुद्ध G7 देशों ने कौन सी योजना का प्रस्ताव पास किया? देख लीजिए, इसमें विकल्प बी होगा, बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड। यह G7 देशों ने पास किया है, बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड, विकल्प बी, बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड। G7 देशों के 47वें सम्मेलन में G7 देशों ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना के तर्ज पर बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड नामक योजना का प्रस्ताव रखा है। इस योजना का उद्देश्य विकासशील एवं कम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचे के निवेश घाटों को दूर करना है। FATF मतलब फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में किस देश को बरकरार रखा है? इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स। तो किस देश को बरकरार रखा है? तो वह देश है पाकिस्तान, विकल्प बी। जून 2021 में पाकिस्तान को FATF द्वारा ग्रे लिस्ट से बरकरार रखा गया है। इसके तहत पाकिस्तान के वित्तीय मामलों पर नजर रखी जाएगी। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन के अलग होने के संबंध में सत्य कथन क्या है? क्या सत्य कथन है? देखिए, अगर आप लोग नाराज मत होइएगा कि मैं बहुत जल्दी स्पीड में बोलता जा रहा हूं। जब सब कुछ सुविधा आपके पास है, आप हमारी स्पीड को, मैं कह रहा हूँ, आप दोगुनी स्पीड भी, इससे भी दोगुनी 3 गुनी स्पीड आप कर सकते हैं और हमारी स्पीड को घटा भी सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। तो आप लोग इतना समझिएगा। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन के अलग होने के संबंध में क्या कथन सत्य है? तो यह जो तीनों कथन सत्य है। यह जो ब्रेग्जिट हुआ है, ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से निकला है, इसके बारे में 3 कथन दिए गए, तीनों सत्य हैं। तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए तीनों कथन क्या हैं। तो 31 दिसंबर 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन की गतिविधियों से बाहर हो गया है।
ब्रिटेन 28 सदस्यीय यूरोपीय यूनियन के समूह को छोड़ने वाला पहला देश है। 28 देश है जिसमें पहला देश है जो ब्रेग्जिट जो यूरोपीय यूनियन को छोड़ा है ब्रिटेन, और 31 दिसंबर 2020 को यूरोपीय यूनियन की गतिविधि से बाहर हुआ था। तीसरा है 23 जनवरी 2020 को ब्रिटिश संसद और 29 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन की संसद ने ब्रेग्जिट समझौते पर अपनी अनुमति दी थी। तो 1, 2, 3 तीनों बातें सत्य हैं। करेन विद्रोह के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह तीनों बातें जो हैं करेन विद्रोह के बारे में सत्य है। देखिए, करेन विद्रोह म्यांमार के सबसे पुराने एक निर्जातीय अल्पसंख्यक विद्रोही समूह है, यह सही है। ये वर्ष 1949 से म्यांमार सरकार के खिलाफ एक स्वतंत्र राज्य के लिए लड़ रहे हैं जिसे काक्यूलाई कहा जाता है। यह म्यांमार से संबंधित हैं और यह सबसे पुराने अल्पसंख्यक विद्रोही समूह है म्यांमार के। 1949 से म्यांमार सरकार के खिलाफ एक स्वतंत्र राज्य के लिए लड़ रहे हैं जिसे काक्यूलाई कहा जाता है। करेन समुदाय के लोग म्यांमार के सबसे बड़े जातीय अल्पसंख्यकों में से एक हैं, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 तीनों बातें जो है दी गई हैं वह सत्य हैं। हाल ही में जिस भारतीय मूल के सांसद ने न्यूजीलैंड में संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण किया? भारतीय मूल के सांसद हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, उन्होंने अपना शपथ ग्रहण जो किया है वह संस्कृत भाषा में किया है। गौरव शर्मा विकल्प बी। भारतीय मूल के सांसद जो हैं गौरव शर्मा, इन्होंने संस्कृत में अपना शपथ ग्रहण किया है, न्यूजीलैंड के सांसद हैं। तो यह हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं मूल रूप से। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन स्थित संसद भवन में संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण करने वाले यह पहले व्यक्ति बने हैं। हाल ही में किस देश में एक सप्ताह के अंदर 3 राष्ट्रपतियों की नियुक्ति की थी? तो वेनेजुएला ने। वेनेजुएला में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि जहां एक ही सप्ताह के अंदर 3 राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है वेनेजुएला में, विकल्प बी। नवंबर 2020 में लैटिन अमेरिकी देश पेरू में एक हफ्ते में 2 राष्ट्रपति बदले गए। देखिए वेनेजुएला के भी बगल में पेरू है, ये भी दक्षिण अमेरिकी देश है। यहाँ पर एक हफ्ते में 2 बार राष्ट्रपति बदले जा चुके हैं, और जबकि पेरू में क्या है, एक हफ्ते में 3 बार राष्ट्रपति बदले जा चुके हैं। वेनेजुएला में 3 बार और पेरू में 2 बार। जो तीसरे राष्ट्रपति बने हैं वेनेजुएला के वह है फ्रांसिस्को सगस्ती जो अब तक है। चाबहार परियोजना के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चाबहार परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथन जो है चाबहार परियोजना के बारे में सत्य है। वर्ष 2016 में भारत और ईरान के बीच चाबहार परियोजना के निर्माण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, यह सत्य है। 14 दिसंबर 2020 को भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के मध्य पहली त्रिपक्षीय वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी, यह भी सही है। तीसरा देखिएगा, वर्ष 2016 में भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान सीमा पर जाहेदान तक रेल लाइन बिछाने को लेकर समझौता हुआ था, यह भी सही है। तीनों बातें जो हैं यह चाबहार परियोजना के बारे में सत्य हैं। तालिबान का अफगानिस्तान की सत्ता में रहते भारत किन परियोजनाओं पर ग्रहण लग सकता है? तो वह है 2 परियोजना थी भारत की जो तालिबान में चल रही थी, शहतूत बांध और सलमाबाद, विकल्प सी। जो फिलहाल इस समय तालिबान सक्रिय है तो उस पर ग्रहण लग सकता है, यह माना जा रहा है। तालिबान का अफगानिस्तान की सत्ता में रहते भारत की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं जैसे शहतूत बांध और सलमा बांध जैसी परियोजनाओं पर ग्रहण लग सकता है। अगला प्रश्न देखिए, नाटो शिखर सम्मेलन 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तीनों कथन जो है नाटो के बारे में सही हैं। वर्तमान में नाटो के 30 सदस्य देश हैं, 30 सदस्य हैं नाटो के संगठन में। नाटो पश्चिमी राष्ट्रों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, यह भी सही है। जून 2021 की 31वीं बैठक के गठबंधन के सभी सदस्य नाटो 2030 एजेंडा पर सहमत हुए हैं, यह भी सही है। ये तीनों कथन जो है नाटो के बारे में सही हैं। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। ठीक है दोस्तों, ये राष्ट्रीय स्तर का जो करंट अफेयर था कंप्लीट हो गया। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जो कंप्लीट हो गए। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, परीक्षा मंत्र यूपीपीएससी 1000 MCQ करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइए देखिएगा। 24 अक्टूबर तक मैं सारा का सारा वीडियो आप लोग को दे दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगले अध्याय में हम अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक देखेंगे, करंट अफेयर के अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूं तो आप लोग स्पीड को घटा और बढ़ा सकते हैं अपने सहूलियत के अनुसार। धन्यवाद आप लोग को।